HIV के साथ समस्या ही ये है कि इसके कोई अपने सिम्टम्स नहीं होते हैं। HIV वायरस सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो उसके बाद कोई भी इंफेक्शन उस व्यक्ति को लग सकता है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमनली है, तो ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमनली इन लोगों को लग जाता है जहाँ पर इम्यूनिटी कम है। वो भी क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान एक टीबी का कैपिटल है और काफी लोग टीबी से प्रभावित हैं, तो आसपास का संक्रमण काफी ज्यादा होता है, तो उससे लग सकता है। और कोई भी अदर बीमारियां, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल दूसरे इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, पीसीपी निमोनिया, उस तरह के निमोनिया होते हैं। शुरू के लक्षण की अगर हम बात करें, जब किसी को HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, तो तब अगर हम बात करें तो तब जो 4 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते से और 3 महीने के बीच में जो सिम्टम्स आते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम, बुखार आना, खांसी जुकाम होना, या कुछ जो है गांठें होती हैं, लिम्फ नोड जिनको हम बोलते हैं, वो कभी कभी बढ़ जाती हैं। तो ये एक्यूट सिम्टम्स है। इसमें कोई भी व्यक्ति HIV को नहीं समझ पाता है और उनको लगता है कि मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ अर्ली डायग्नोसिस बहुत कम है और यही जागरूकता करने की जरूरत है कि अगर किसी भी व्यक्ति के कोई भी अनप्रोटेक्टेड शारीरिक संबंध रहे हैं, कोई भी खून चढ़ा है जो कि ऑथराइज्ड ब्लड बैंक से नहीं था, या जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस है, या जिसको भी दूसरी STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, वो सबको अपना HIV का जांच कराना चाहिए। कौन कौन सी जांचें इसमें करानी चाहिए लोगों को, क्योंकि इसमें जांच कई प्रकार की बताई जाए? देखिए, HIV में जांच कई प्रकार की नहीं, जांच सिर्फ एक सिंपल टेस्ट होता है, HIV टेस्ट। अगर जो है कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर HIV टेस्ट करा सकता है, तो जनरली जो टेस्ट होता है, जो वाइडली अवेलेबल है, वो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। 2 तरह के टेस्ट कॉमनली अवेलेबल है। कार्ड टेस्ट होता है जिसको हम टाइडो टेस्ट बोलते हैं, HIV 1 और 2 के लिए भी होता है। ये बेसिक टेस्ट होता है, इसमें वो किट आती है, किट में थोड़ा सा रिएजेंट यूज करके वो HIV टेस्ट, और 2-3 घंटे में रिजल्ट उसका आउट हो जाता है। तो ये रैपिड मेथड है, रैपिड मेथड। परंतु जो हमारे देश में पॉलिसी बनाई गई है और सब जगह है, किसी भी एक टेस्ट के बाद आप किसी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ेंगे। 3 में से आउट ऑफ 3 अगर 2 पॉजिटिव है, तभी आप उसको कंफर्म रिपोर्ट दे सकते हैं। क्योंकि जितने भी टेस्ट, अगर जो हम ब्लड बैंक की बात करें तो वहाँ पर 4th जनरेशन का टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, और वो उसको इसीलिए बनाया गया है कि जिससे कि इलाज, जो कोई भी खून जो है अर्ली डायग्नोसिस हो सके। तो इसलिए जो है 4th जनरेशन टेस्ट, जो कि हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक है, तो उसको यूज किया जाता है। नॉर्मल लैब्स में वो रैपिड टेस्ट और एलाइजा टेस्ट का उपयोग होता है। तो उससे जो है अगर कंफर्म हो जाता है, पर फिर भी अगर जैसे पेशेंट, उसको भी इलाज हम एकदम से शुरू नहीं करते, वो पेशेंट भी हम आता है तो उसको फर्दर इवेलुएट करते हैं। फर्दर इवेलुएशन में हम उसमें उस व्यक्ति में हेपेटाइटिस B भी देखना चाहते हैं, हेपेटाइटिस C भी देखना चाहते हैं। स्पेशली जो IV ड्रग यूजर्स हैं, उनमें सिंगल बीमारी एक साथ नहीं होती है, बहुत चांसेस हैं कि उनमें हेपेटाइटिस C का प्रिवलेंस भी IV ड्रग यूजर जो नसों में इंजेक्शन लेते हैं उनमें HIV के साथ साथ ही रहता है, तो वो भी देखना चाहते हैं। और साथ में हम जो मैंने बताया आपको कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी कम हम कैसे देखते हैं? वो हमारी CD4 सेल्स हैं, तो हम ब्लड में एक CD4 टेस्ट होता है, उसको भी करते हैं। दूसरा, हम ये देखना चाहते हैं कि आपने पूछा कि कितना इन्फेक्शन उसको है या कब से हो सकता है, तो उसके लिए हम वायरल लोड देखते हैं, तो जो कि वायरस की संख्या है, क्योंकि वायरस बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई करता है। तो जब वायरस की हम संख्या देखते हैं तो वायरस कितना है, तो उससे हमें अंदाजा होता है कि कितनी पुरानी बीमारी होगी, और जितना ज्यादा वायरल लोड होगा, जितना कम CD4 होगा, उतना ही ज्यादा सिक मरीज होगा। इसके इलाज में आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है या उसका जीवन चलता रहता है? देखिए, HIV मैंने कहा क्योर नहीं है, क्योर बहुत सारी बीमारियों का नहीं है। डायबिटीज का भी अभी तक आपके पास क्योर नहीं है कि किसी को डायबिटीज हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। बहुत ही कम केसेस हैं जहाँ पर हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स काफी कॉमन है, पर क्योर नहीं है। या और भी बीमारियां हैं जिनका क्योर नहीं है। तो HIV भी एक क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज है। तो अगर व्यक्ति जिंदगी भर दवाई अपना खाता रहेगा, समय से अपना इलाज करेगा और दवाइयाँ खा रहा है, तो किसी की भी HIV की वजह से मृत्यु नहीं होती। तो इस हॉस्पिटल में जो क्लिनिक शुरू किया गया है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? देखिए, हमारे पास सारी टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि HIV के मरीजों के लिए होती है। और दूसरी बात है कि कहीं पर भी एक्सेप्ट गवर्नमेंट सेंटर में एक HIV डेडिकेटेड प्लेस नहीं है। ऑल्दो हम यहाँ पर भी HIV के नाम से नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम इन्फेक्शन डिजीज क्लिनिक को मेन जो है प्रमोट करेंगे, क्योंकि जहाँ भी आपने HIV लिख दिया तो अगेन आप स्टिग्मा क्रिएट कर देंगे, तो स्टिग्मा की वजह से लोग सामने नहीं आएंगे। तो हम लोग एक जनरल, पर लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है कोई डॉक्टर अवेलेबल हैं और सिस्टम अवेलेबल है जहाँ पर कि हम इलाज करते हैं। तो मैं HIV का इलाज करीब जो है 16 सालों से ऑलरेडी कर रही हूँ, और काफ़ी सारे मरीज हमारे पास हैं
जो अगर समय से इलाज लेते हैं तो आज करीब 25 साल पुराने मरीज भी मेरे साथ हैं और 30 साल पुराने मरीज भी मेरे साथ हैं जिनको इतने समय पहले HIV हुआ था। तो HIV से डरने की आपके माध्यम से हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जागरूकता फैले। ये जो HIV स्टिग्मा की बात कर रही हैं आप, इसको इरेडिकेट करने के लिए हॉस्पिटल की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हॉस्पिटल की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति आ भी जाता है तो उसके साथ कोई भी भेदभाव का व्यवहार नहीं हो। हम कहीं भी HIV एज ए टैग नहीं लगाते हैं हम लोग, और उसमें जो है दूसरा मेरा जो प्रयास रहेगा, हाँ सिर्फ हम कलर कोडिंग करते हैं, और दूसरा मेरा जो प्रयास रहेगा सारे स्टाफ को, सारे हेल्थ केयर वर्कर को सेंसिटाइज करना, जिससे कि वो इन लोगों के इलाज में डरे नहीं और नॉर्मल दूसरे मरीजों की तरह से ही सामने आए और उस व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करे। नाइम्स की रिपोर्ट सार्वजनिक होती है, Yes. नाइम्स की रिपोर्ट पे HIV पॉजिटिव है उसके नाम से लिखते हैं। अच्छा, अगर मध्यम वर्ग के लोगों के हो जाता तो अधिकतर जो लोग हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, प्राइवेट की तरफ नहीं आ पाते क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का किस तरीके से समाधान आप लोग करेंगे? देखिए अब HIV कोई इस तरह की बीमारी नहीं है जो कि बहुत महंगा इलाज है। जो अगर हम पहले में 10 साल पुरानी बात करूं तो बहुत सारी गोलियां खाई जाती थी और बहुत महंगा इलाज होता था, दवाइयों की कॉस्ट भी, और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से। ये भी मैं बताना चाहूंगी कि दुनिया भर में HIV की दवाइयां सबसे सस्ती अगर कहीं पर मिलती हैं तो वो हमारी कंट्री है, क्योंकि हमारी कंट्री ने ही सबसे पहले जेनरिक प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया था। तो जेनरिक दवाइयों का जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी उसकी वजह से यहाँ पर दवाइयाँ बहुत सस्ती, और आज के समय में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो बाहर के देशों में हो और हमारे देश में नहीं हो। तो HIV का इलाज अब उतना महंगा नहीं है, और उतना क्या बहुत ही कम, जैसे कि आप डायबिटीज की दवाइयाँ खरीद के खाते हैं मरीज, तो आजकल जो है HIV की दवाइयाँ करीब 800 रुपये से लेके और 3,000 रुपये 2,500 रुपये तक महीना की दवाइयाँ उपलब्ध हैं मार्केट में, और गवर्नमेंट में फ्री है। तो हम लोग, अगर मेरे पास भी कोई मरीज आता है या हॉस्पिटल में भी आता है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें बिल्कुल अपने प्रॉपर लेटर और प्रॉपर उसके साथ गवर्नमेंट नियर ART सेंटर से कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा, उसमें भी कोई ऐसा तो फिर जो लोग हैं वो प्राइवेट में क्यों आएंगे? बहुत सारे लोग हैं। आप फिर भी सोचिए ना, गवर्नमेंट में सारा इलाज मुफ्त मिलता है, फिर भी 80% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में है। क्यों? उसका कारण ये है कि देखिए, जैसा कि हमारे देश का एक स्ट्रक्चर है, इतनी पब्लिक है, इतनी भीड़ है, और गवर्नमेंट में भी डॉक्टर्स उतने नहीं है, इतनी कमियां हैं, उतने डॉक्टर्स नहीं है, तो उतनी भीड़ को समय उतना ही होता है, मैनेज करना मुश्किल होता है। तो केवल वही लोग जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो चले जाते हैं। बड़ा सिंपल सा बात समझिए ना, आप ट्रेन में भी सफर करते हैं, ट्रेन में जनरल डिब्बा भी होता है और आपका रिजर्व डिब्बा भी होता है और AC भी डिब्बा होता है ना। तो जो लोग, फिर तो इस हिसाब से सब जनरल डिब्बे में जाए, AC खाली जाएगा। तो जो लोग भीड़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते, अफोर्ड कर, थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं, वो अपना थोड़ा प्रायोरिटी रूल्स में जाना चाहते हैं, तो वो लोग तो उनके लिए है। मेरा सवाल 2 पार्ट में होगा जी। पहला, इन प्रिंसिपल आप एग्री कर रहे हैं कि इसमें प्रिवेंटिवनेस की जरूरत ज़्यादा है क्योंकि इसका कोई इलाज अभी तक अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंशन जितनी ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। एक मिनट, इसमें मैं थोड़ा सा कहता हूँ। हाँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। ये एक सर्वविदित वाक्य है जो मेडिकल बुक्स में हमारे लिखा हुआ है, हमें बचपन से बताया जाता है। जी। तो ये तो सभी बीमारियों पे एप्लीकेबल है कि आप बचाव कीजिए, आप बीमारी मत होइए। तो पहला पार्ट तो वो है, तो इसीलिए हम लोग लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक डिजीज हो, या कोई भी। अब हम कोविड है, कोविड में भी तो हम ये कह रहे हैं प्रिवेंशन इज बेटर। तो किसी भी इन्फेक्टिव डिसीज में, किसी भी बीमारी में प्रिवेंशन इज बेटर। बट अगर किसी को बीमारी हो गई, जैसे डॉक्टर रूबी ने बताया कि प्रिवलेंस इज वेरी कम, बहुत कम है, 2 पॉइंट समथिंग है, बट द नंबर, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो 2.2 भी पॉपुलेशन लाखों में हो जाती है। अब जो बीमार हो गया उसको भी तो आप छोड़ नहीं सकते ना इस तरह से, उसके लिए ट्रीटमेंट है। तो जो बीमार है उसके लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट इस सावधानी के साथ कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, समाज में उसको इस तरह से ना कर दिया जाए कि वो बीमारी से तो बाद में मरे, पहले डिस्क्रिमिनेशन से मर जाए। सो एज ए हॉस्पिटल आप प्रिवेंशन के लिए क्या कर रहे हैं? एज ए हॉस्पिटल प्रिवेंशन के लिए हमारा नॉट ओनली फॉर HIV एड्स, हमारा एक कंटिन्यूअस एक हमारा मुहिम चलता है, जो हम पैम्फलेट के माध्यम से अपने डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टॉक के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, पिछले 6 महीने से हम लोग कोई भी इस तरह का डे होता है, किसी भी बीमारी स्पेसिफिक कोई डे होता है, हम आपके माध्यम से अखबारों में उसका डूज एंड डोंट देते हैं। जैसे अभी हमने पिछली बार
फेफड़ों पे करा था, जो भी हमारा Lungs लंग्स की बीमारी का था, उससे पहले कार्डिक पे करा था। आप लोगों के सहयोग के और आपसे माध्यम से हम सारा पब्लिक से इनलार्ज जुड़ते हैं। इसके अलावा हम पैम्पलेट भी बनवा के पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, और उसके अलावा जो हमारी प्रिवेंटिव क्लिनिक चलती हैं उसमें भी अगर कोई सलाह लेना चाहता है उसे हम सलाह देते हैं। आपके एक्सपीरियंस से ये अर्बन डिजीज है या कि मतलब एक रूरल एरिया में ये तो मैडम ये बताइए। मूव कर रही है सर। जी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पहले इसको कहा जाता था ये गरीबों की बीमारी है या जो लो क्लास है उनकी बीमारी है, पर जब भी जैसा कि पर ये अब जो है उससे गांवों से शहरों में भी मूव कर रही है, और शहरों से फिर ये जो है एक तरह का चक्रव्यूह है जी। कि जैसे कि, और अगर हमें बात करूं कि फीमेल को कैसे होता है, तो फीमेल को जो है होने का जरिया उनके ही हस्बैंड्स ज्यादातर होते हैं। तो वो अगर जो है कहीं भी, और स्पेशली ट्रकर्स में हम क्यों बात करते हैं, बिकॉज ट्रकर्स जो है महीनों महीनों घर के बाहर मैं रहते हैं। उसी ट्रकर्स से रिलेटेड पूछ रहा हूँ कि हाँ। ये जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो ट्रकर्स हो चाहे वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो, यस so it's a kind of a social urban disease. इट्स ए I'm not talking about poor or rich. It's a behavioral disease. I will say it is like basically because ये कोविड नहीं है कि आपको किसी के भी नॉर्मल कॉन्टेक्ट से सामने आ जाए जी। ये बीमारी लग सकती है। इट्स ए बिहेवियरल डिजीज। जैसा जी। कि मैंने बताया कि 86% से ज्यादा लोग वर्ल्ड वाइड जो HIV की बीमारी से ग्रसित हैं वो थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से ग्रसित हैं। दूसरा, इसकी वजह से इसमें जो है दूसरी चीज है जो हम STD को इग्नोर करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड दूसरी बीमारियों को, तो वो भी एक टैबू है। तो उसको जब तक लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अगर वो भी ट्रीट होंगी तो HIV के चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरा जो है जो एक अगेन टैबू है कॉन्डोम यूज, तो वो इम्पोर्टेंट है। वही चीज हम यंग पॉपुलेशन में अवेयर करना चाहते हैं कि पहली चीज तो अवॉइड द मल्टीपल सेक्स पार्टनर, दूसरी चीज यूज द कॉन्डम बिफोर एवरी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अवेयरनेस करना यंग पॉपुलेशन में आप मतलब अगर जो मैं बात करूं कि पिछले 5 सालों में यंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ी है, अगर मैं सिर्फ अपने मरीजों की बात करूं, और या मैं सारे हम पूरा डॉक्टर्स की, हम एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूं, तो हम बात करें तो यंग पॉपुलेशन काफी बढ़ी है। मैं जो कि इसके expose करके आते हैं। इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जो आजकल जो सेक्स एक्टिवनेस है उसकी एज कम हो गई है। एक टाइम में 16-17 साल की एज में जाके सेक्सुअली एक्टिव होते थे लोग, वो आज गिर के 12-13 साल तक आ गई है। सो इसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशन एज ए कंट्री, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सेक्स एजुकेशन को एक टैबू देखा जाता है। और अगर हम वहीं से ये सब प्रिवेंटिवनेस और ये जो प्रोटेक्शंस हैं ये हम वहाँ से शुरू कर दें, तो क्या आपको नहीं लगता कि काफ़ी इसमें मदद मिलेगी? सर ये जो है कई बार जो पैसा हम इलाज में खर्च कर रहे हैं, सरकार जो पैसा गवर्नमेंट इलाज में खर्च कर रही है एड्स के मरीज पे, उतना ही उससे बहुत कम पैसे में प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार हो सकता है। सर मैंने कहा ना, ये गवर्नमेंट ऐसी बात नहीं है कि कम कर रही है, गवर्नमेंट बहुत प्रिवेंशन पर काम कर रही है, और शुरू में कुछ साल सिर्फ प्रिवेंशन पर ही काम किया गया, और ये कहा गया कि हिंदुस्तान एक कल्चरल कंट्री है, हिंदुस्तान की जो संस्कार हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो नहीं। यहाँ पर HIV नहीं वही मैं बात कर रही स्टिल अभी भी हम सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों के लिए। सेक्स एजुकेशन एक टैबू है। जी। सेक्स एजुकेशन आज से जो है 10 साल पहले आई रिमेम्बर जो स्टेट गवर्नमेंट ने, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया था युवा में, आई वाज ए पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। तो वहां पर उन्होंने करिकुलम में सेक्स एजुकेशन को, और हमने काफी स्कूलों में जाकर टीचर्स को भी टेक किया था कि हाउ टू टॉक टू द चिल्ड्रन। परंतु आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी इन द सेंस कि आपको कोई भी एक काम आप शुरू करते हैं उसके अगेंस्ट करने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, तो चाहे वो धार्मिक लोग हों, चाहे वो किसी भी तरह के नहीं, मैं एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूँ सर, एज ए डॉक्टर भी और गवर्नमेंट फोरम पे भी ये बात आपकी सही है कि सेक्स एजुकेशन एज ए कैरिकुलम कोर्सेज में नहीं है जी। पर आज की तारीख में पिछले अगर आप 10 साल की बात करें, पिछले 10 साल में सेक्स एजुकेशन एज ए कन्वेंशन कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो आपके 12वीं से जो 6th क्लास से 12वीं क्लास के बीच में इस पे कोई ना कोई सिंपोजियम, टॉक, वेबिनार, उनकी वर्कशॉप ना होती हो। हर स्कूल में, इवन आपके छोटे शहरों में भी अब ये शुरू हो गया है।
बट वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि उतना ऑर्गेनाइज नहीं है जैसा कि होना चाहिए। पर देखिए, जो 10 साल पहले था वो आज नहीं है, पर आज जो हम कह रहे हैं हो सकता है अगले 5 साल में जो आप चाह रहे हैं वैसा भी एक कैरिकुलम बन जाए। सब्जेक्ट हमारा एड्स है, हाँ, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी है। यस, ये ऐसा कोई नहीं कि हाथ मिलाने से या किसी ने साथ में बैठ के खाना खा लिया मैंने उससे हो जाएगा। इसका मेजर जो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है वो सेक्स है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स है। तो उस चीज को कम करने के लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है, जी हाँ, क्योंकि यंग पॉपुलेशन कर रही है इस चीज को। और यंग पॉपुलेशन का जो सेक्सुअल एजुकेशन ग्रेस्प करने का जो सोर्स है वो एक जमाने में जो हमारा दादी होती थी या कोई माँ ने बताया बच्ची को या बेटे को बाप ने बताया वो होता था। आज उसकी जगह ले लिया इंटरनेट ने। गूगल पे बच्चे देखते हैं, उस पर देख के जो है अपने आप को मास्टर समझते हैं एंड they themselves get into some trap which is not easy thing to get out of it। ये सब चीजें अगर हम सिर्फ स्कूलों पे छोड़ते हैं, ये मैं कहती हूँ ये हर माँ बाप की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं स्कूल पे नहीं छोड़ रहा हूँ। नहीं, हर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों से बात करें। हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हम माँ बाप की अपने बच्चों से इस बारे में खुलकर बात नहीं करते जी। ठीक है। दूसरा, स्कूलों की अगर बात करें तो आजकल सीबीएसई जी। ने इवन उनके करिकुलम का एक मैंडेट पार्ट हो गया है कि जो है आप गुड टच बैड टच पर वर्कशॉप होंगी, सेक्स एजुकेशन पर वर्कशॉप होंगी और इवन सब्सटेंस अब्यूज पर वर्कशॉप होंगी। दीज आर द मैंडेटरी वर्कशॉप्स जो कि स्कूलों में होनी चाहिए। अब हर कौन सा स्कूल कितना कराता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर सीबीएसई इज हाईली रिकमेंडिंग दीज वर्कशॉप कि हर स्कूल में होनी ही होनी है। और ज्यादातर स्कूल कराते हैं। मैं खुद बहुत स्कूलों में जाती हूँ, कल भी मैं सन वैली स्कूल में थी तो वहां पर हमने जो है ये HIV एड्स का, और मैं कंटिन्यूसली काफी इस पर HIV एड्स पर और सेक्स एजुकेशन पर और एडोलेसेंट हेल्थ पर हम लोग इसमें बारे में बात करते हैं और आजकल काफी लोग इस बारे में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एज ए नेशन ये इस बारे में बातचीत नहीं हो रही है। एज ए नेशन गवर्नमेंट इज नाउ एज ऑफ नाउ वेरी एक्टिव। और सोशल मीडिया पे भी इस तरह की वर्कशॉप जो हम लोग करते भी हैं या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ये कर रहे हैं, ये भी अगर सोशल मीडिया पे आई जाती हैं तो जैसा आपने कहा कि सर्च करते हैं तो सर्च में ये सब चीजें भी आएंगी कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू डू। मैडम, अभी आपने बताया कि अपने माँ बाप से इस तरीके की बातें अगर बच्चे कर लें, लेकिन कुछ जो है बच्चे अपने गार्जियन से इतने क्लोज नहीं होते तो वो अपने फ्रेंड्स से क्लोज होते हैं तो उनसे बात करते, कुछ नहीं हो पाते, कुछ नहीं कर पाते तो गलत कदम उठा लेते हैं। इसका किस तरीके से समाधान आप करें? सर, इसका समाधान जागरूकता ही है। जागरूकता, बच्चों को जागरूक करना कि अपने माँ बाप से बात करें और सही इंफॉर्मेशन के लिए सही सोर्स ढूंढें। डॉक्टर से बात करें, इसके लिए आजकल काउंसलर का बहुत रोल है। हर स्कूल में एक काउंसलर की भी आजकल एक पोस्ट होती है जहाँ पर कि उस काउंसलर को इसीलिए रखा जाता है कि जो बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते, अपने टीचर से बात नहीं कर सकते, अपने पीयर से भी बात नहीं कर सकते, वो जाकर उस काउंसलर से, और उनको पर ये कॉन्फिडेंस देना जरूरी है कि ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होंगी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यंग बच्चा जो एडोलेसेंट है उसका माइंड बहुत डाइवर्ट होता है और इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि आप अगर गूगल पे एक भी चीज सर्च करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी लिस्ट आ जाती है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे पास हर रोज मतलब कई कॉल आती हैं इस तरह की कि मैडम आई वेंट देयर, मेरा सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, अब मैंने आके गूगल सर्च किया तो अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे HIV हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको उन बच्चों को भी हम बुलाकर जो है पूरी अच्छी तरह समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनको जो, और आजकल जो है HIV प्रोफाइलेक्सिस भी अवेलेबल है जिसको हम PEP कहते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। तो वो सेक्सुअल कांटेक्ट में भी दी जाती है जहाँ पर कि डर है, जहाँ फियर है, परंतु उसके लिए अगेन अवेयरनेस होना और सही जगह पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपनी मर्जी से दवाई लेकर खा लेना उसको मैं फिर भी रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें समझाने पड़ते हैं। कमिंग बैक टू अवेयरनेस, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि हर महीने WHO की तरफ से कोई ना कोई पर्टिकुलर एड्स डे मनाया जाता है। सॉरी, एक हर चीज का डे मनाया जाता है। और जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड की ज़रूरत है हमें, तो हर मंथ कुछ ना कुछ मनाया जाता है। ऐसे ही एक एड्स डे भी आके चला जाता है, चला नहीं जाता है
ये मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। हाँ। देखिए, अगर आपको याद होगा, अब तो शायद 2-3 साल से 4-5 साल से शायद रुक गया है, टीवी मीडिया पे, टीवी एड्स पे गवर्नमेंट ने अरबों रुपया, इसमें मैं वेस्ट नहीं कहूंगा, इन्वेस्ट करा इस स्टेटमेंट के लिए, यूज कंडोम। पहले लोगों को कंडोम मांगते हुए शर्म आती थी या उसे अलग से दबा के ले आते थे। नाउ उस एड के कैंपेन के बाद अब लोग जाके फार्मेसी की दुकान पे ये मांग लेते हैं, कंडोम चाहिए मुझे, और कंडोम वो दे भी देता है। वरना पहले मांगने वाले की भी रिएक्शन अलग होती थी और देने वाले की भी रिएक्शन अलग होती थी, हो ये क्या मांग रहा। तो ये एक उसी कंटिन्यूअस कैंपेन की है। डेज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस डे पे, मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ सर, सपोज 1 दिसंबर आज एड्स डे हम बना रहे हैं, तो जो भी एड्स की स्पेसिफिक एक्टिविटी संस्थाएं हैं वो लोग इस पे अपने पूरे साल का एक ब्यौरा देखती हैं कि हमने पिछले साल से इस साल में क्या क्या एक्टिविटी करी और इस साल से अब हमें अगले साल क्या क्या काम करना है। ये एक लैंडमार्क की तरह मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये त्योहार आया खत्म उसके बाद सब कहानी खत्म, ऐसा अब नहीं हो रहा सर। और इस पर बिलीव मी बहुत काम हो रहा है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पेशेंट भी हमारे पहले से कम है। जो एक जमाने में 10 साल या 20 साल पहले जब बिल्कुल ही एड्स को मरीज को छूते ही नहीं थे, जब मैं पढ़ता था कॉलेज में 80 में, तो एक कॉलेज में मरीज आ गया था तो डर के मारे छूते ही नहीं थे, उस वार्ड में नहीं घुसते थे, इतना वो था। तो अब वो नहीं है। अब तो आप देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी, हॉस्पिटल्स में भी अलग से एड्स के वार्ड बने हैं, वहां पे प्रॉपर लोग ड्यूटी करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, ये वही वाली बात है, प्रयास है, कंटिन्यूस है, पर अभी भी नाकाफी है, उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी लोग और मीडिया की स्ट्रांगनेस की वजह से ये प्रयास कंटिन्यूस चलता रहेगा और हम लोग आज जहां हैं उससे बेहतर स्थिति में ही कल होंगे। आपके पास 2 तरह के पेशेंट आते होंगे, मैं ये चाहूँगा दोनों के लिए क्या क्या फैसिलिटी है। एक तो जिसको डाउट है कि कहीं मुझे एड्स तो है नहीं है, और दूसरा ये है कि जिसको एड्स है वो क्या करे। देखिए, बिल्कुल मेरे पास जो है हर तरह के मरीज आते हैं, क्योंकि मेरे को इसमें मैंने आपको बताया 16-17 साल हो गए हैं। एज इन हॉस्पिटल, लीक्रेस्ट हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है? एज ए हॉस्पिटल भी, क्योंकि जब तक कोई स्पेशलिस्ट नहीं होगा तो कोई भी स्पेशलिटी डेवलप नहीं होती है। जी, राइट। तो जब स्पेशलिस्ट होगा तो स्पेशलिटी अपने आप डेवलप होगी। और मुझे अभी मुझे कल से यहाँ पर ज्वाइन ही करना है, मेरे को आना ही है, तो उससे पहले ही अगर लीक्रेस्ट हॉस्पिटल इतना ज़्यादा कुछ आप कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, नया हॉस्पिटल होने के बाद भी इस बीमारी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये एक कमांडेबल वर्क है। और क्योंकि सभी लोग, सभी प्राइवेट अस्पताल जब तक सामने नहीं आएंगे इन लोगों को इलाज करने में, इन लोगों की सुविधाओं में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जहाँ तक डाउट का सवाल है, डाउट में काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है कि डाउट मैंने बताया ना कि मेरे पास इस तरह के भी मरीज आते हैं कि हमने सिर्फ किसी जननांगों को छुआ तो मुझे एड्स हो जाएगा, तो वो हमने समझाते हैं कि इस तरह से एड्स नहीं होगा। और जिनका कोई एक्सपोजर भी हुआ है तो उनको प्रोफाइलेक्सिस अवेलेबल है, उनको हम 1 महीने के लिए प्रोफाइलेक्सिस भी देते हैं और फर्दर गाइडलाइंस पूरी समझाते हैं। इवन हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं, राइट। और दूसरी बीमारियों से बचने के लिए भी प्रेरित करते हैं, और आगे वो दोबारा इस मिस्टेक को नहीं करें तो उसके लिए भी पूरी काउंसलिंग करते हैं। जिन लोगों को एड्स है तो उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते, चाहे वो स्टिग्मा की वजह से कहें, चाहे वो डर की वजह से कहें, चाहे वो समय की वजह से कहें, क्योंकि वहाँ पर आप देखिए कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को मैनेज नहीं कर पाएगा, ये एक सत्य है। और जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जब तक कि हम लोग प्राइवेट में इस चीज़ को फैसिलिटीज को डेवलप नहीं करेंगे, तो अभी व्यक्ति के पास दोनों ऑप्शन है, वो जहाँ प्रेफर करे वहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ ये हॉस्पिटल भी पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेगा, सुविधाएं देगा। और जैसा कि हमने बताया, ये ऑलरेडी लीक्रेस्ट हॉस्पिटल ऑलरेडी इस प्लान में है कि उनका सारा स्टाफ जो है ट्रेन हो जाए इस विषय को लेकर, किसी के मन में भी कोई धारणा नहीं रहे, किसी के मन में भी कोई शंका नहीं रहे, और जिससे कि वो खुल के मरीजों को सेवा अपनी प्रदान कर सके।